प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग यानी क्या होता है कि कोई भी गुड्स है ना, कोई भी सामान, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बाय प्रोसेसिंग इट फ्रॉम रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके। जैसे आपको पता होगा कि कॉटन से हम कॉटन के फैब्रिक बना सकते हैं, है ना, एक ही बार में नहीं तो जो प्रोसेस होंगे उसके अंदर। शुगर केन से शुगर बनेगा। तो ये सब क्या है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है, कुछ ना कुछ चीज मैन्युफैक्चर हो रही है ना, कोकोनट ऑयल, तो ये जो भी चीजें हैं वो सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आते हैं। तो किसी भी गुड्स का प्रोड्यूस करना ऑन लार्ज स्केल आफ्टर प्रोसेसिंग इट फ्रॉम रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे कि पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, ठीक है, शुगर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम शुगर केन। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर, ये तो मैंने बता ही दिया, एंड इट इज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ जनरल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, आपको पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग का कितना बड़ा रोल होता है देश के डेवलपमेंट में, चाहे जनरल टर्म्स में बात करें या इकोनॉमिक जीडीपी के टर्म्स में बात करें, दोनों ही रोल, दोनों ही पार्ट में जो है, दोनों तरह के डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आगे देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखो थोड़ा सा और पॉइंट्स हम देख लें कि क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला तो है इट reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sector। तो ऑब्वियसली ये सेकेंडरी सेक्टर में भले ही आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पर इसकी वजह से ही टर्शियरी सेक्टर में क्रिएटेड है ना, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे कोई भी सर्विसेज की बात करें, तो जो भी टर्शियरी सेक्टर है वो भी इसी के ऊपर मेनली डिपेंड करता है। तो सेकेंडरी सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। तो क्या पहला बात क्या बताया गया है कि आपको पता है कि इंडिया जो है ये ऐसा देश है जहां पर ज्यादा डिपेंडेंसी लोगों की, अगर जॉब्स एम्प्लॉयमेंट्स की बात करें तो वो कहां पर है, एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो अब उस लोड को कम करना है, अगर हम चाहते हैं कि लोगों को और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो या ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो वहां ना रहे, तो उसके लिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बनता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। ओके, दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल यही है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब होता है तो उसी से धीरे धीरे हम क्या मान सकते हैं कि उसी से ये होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है या पॉवर्टी है वो जा सकता है, खत्म हो। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, उसको दूर किया जाए, तो इसके लिए बहुत जरूरी क्या है कि हमको इस सेक्टर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है हमको करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंस है, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स expands trade and commerce and brings in much needed foreign exchange। तो जब हम कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जब होती है हमारे देश में ज्यादा, तो क्या होगा कि उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और उससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आ पाएगा। अब इसका हम बहुत सीधा सा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे चाइना ने जो पिछले कुछ समय में जो किया है, ठीक है, उनका जो इकोनॉमी इतना हाई हुआ है, क्या कारण है, मैसिव लेवल पे वो लोगों ने क्या किया है, इस चीज पे ध्यान दिया, बहुत मैसिव लेवल पे लॉट मास प्रोडक्शन किया, और इतना मैन्युफैक्चरिंग करने से अब क्या है कि उनके देश में हर तरह की डेवलपमेंट, चाहे वो इकोनॉमिक हो या जनरल हो, वो हुआ है। ठीक है ना, इस चीज को मानना होगा हमें, है ना, ऐसा नहीं कि हम बस यही कहें कि भाई हम ही शेर हैं हमेशा ही, हमको कुछ चीजें सीखनी भी होंगी। ठीक है ना, तो ये बात हमको समझनी है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज हम चाहते हैं कि हमारे पास आए, दुनिया भर की करेंसी हमारे पास जमा हो जिससे हम अमीर हो जाए, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमको इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे इस पे ध्यान देना होगा और चीजों को जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको एक्सपोर्ट करना होगा। ओके, तो सिर्फ यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट होने से काम नहीं चलेगा। इंडियाज प्रॉस्पेरिटी lies in increasing and diversifying its manufacturing industry as quickly as possible। तो यहाँ पर अगेन वही बात बोली गई है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश सही मायने में जल्द से जल्द डेवलप करे, तो इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि हमको इस सेक्टर पे बहुत खास करके अच्छे से फोकस करना होगा।
और यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस। तो यहाँ पर ये बताया गया कि कौन सा देश अमीर होता है। देखो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कोई रिसोर्सेस नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है हमारे यहाँ पर भी। अगर बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू या झारखंड उस हिस्से में अगर हम बात करें, बहुत सारा मिनरल्स हमको मिलता है, पर क्या हम क्या करते हैं, हम बेसिकली वो जो आयरन है, रॉ आयरन है, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, और वो जो कंट्री उस चीज को एक्सपोर्ट कर रहा है वो उसको स्टील में कन्वर्ट करके, स्टील में प्रोसेस करके फिर हमको बेच देता है हायर अमाउंट में। समझ रहे हो इस बात को कि हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, रॉ मटेरियल की दाम ज्यादा नहीं मिलती है। तो इससे अच्छा क्या होगा कि हम रॉ मटेरियल से कुछ जो भी एडवांसमेंट है, वो मशीनरी, वो चीजों को यूज करके, और रॉ मटेरियल से हम क्या करें, रॉ मटेरियल को यूज करके और प्रोसेस्ड गुड्स बनाए, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बना के बेचेंगे तो ज्यादा दाम मिलेगा। तो आयरन एक्सपोर्ट करने से अच्छा है कि स्टील एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, या स्टील एक्सपोर्ट करने से अच्छा है कि हम मशीनरी एक्सपोर्ट करेंगे। जितना ज्यादा हम लास्ट लेवल में फाइनल प्रोडक्ट हम बनाएंगे, उतना ज्यादा हमको आमदनी होगा, उतना हम प्रॉस्परस होंगे। और यही चीज करती है जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने में बिलीव नहीं करती, क्योंकि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने में ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। क्या एक्सपोर्ट करना पसंद करती है, वो फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। आगे देखते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, क्या ये रिलेटेड है? ऑब्वियसली दे आर रिलेटेड। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, ऐसा नहीं कि एक दूसरे से वो अलग हैं, दे मूव हैंड इन हैंड। ठीक है, दोनों एक साथ ही जनरली होते हैं। ठीक है, या फिर अब यहाँ बात करें, इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल, है ना, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है डायरेक्टली डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे फॉर द रॉ मटेरियल। जैसे हमने बोला कॉटन टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री होगी, या तो फिर पेपर इंडस्ट्री होगी, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री होगी। तो ये सब जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं। और दूसरा वे भी देखो, एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर एटसेट्रा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्री ही एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। कैसे? जो पंप होता है ना, पानी का जो पंप होता है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो सब जो फार्म में चाहिए वो कहां से बनता है? इंडस्ट्री में बनता है ना। इसके बाद बात करते हैं, इंडस्ट्रीज हैव असिस्टेड एग्रीकल्चरिस्ट इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन एंड ऑल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट। तो जो इंडस्ट्री है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है उसका भी डेवलपमेंट हुआ है, या वहां भी प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है ना। चाहे हम बात करें मॉडर्न फार्मिंग की, जहां पर मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, चाहे पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइजर, ये सब चीजें जो है ये सब कहां से हो पा रहा है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ये चीजें हो पा रही है। और बहुत सारे इनडायरेक्ट चीजें भी है ना, जैसे मान लो कि अगर हम बात करते हैं कि जब डेवलपमेंट होता है, जब मान लो रोड बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जब पूरा तैयार होता है, जब गांवों तक रोड्स बनते हैं और कैनल बनते हैं, तो वो सब चीजों से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, चीजों का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। एग्रीकल्चरल जो भी चीजें चाहिए फॉर एग्रीकल्चर वो आएंगे, है ना। ट्रैक्टर और ऐसी मशीनरीज जो होंगी वो आएगी, है ना। और जब कैनल बनेंगे तो वो सब, जब बेसिकली डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज की वजह से डेवलपमेंट भी हो रहा है, और वही डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के लिए भी फायदा कर रहा है। तो ये ऑब्वियसली दे आर ऑल डिपेंड, ऐसा नहीं कि किसी एक का रोल कम ज्यादा है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब बात कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से, ठीक है, पूरी दुनियादारी के हिसाब से। तो सबसे पहला है, आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कंपिटिटिव। हमारी जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा एफिशिएंट और कंपिटिटिव बनना पड़ेगा। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ये कहें कि हाँ हमने इतनी चीज प्रोड्यूस कर ली कि हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जैसा कि हमने बताया हमको एक्सपोर्ट की भी जरूरत है। और क्या यहाँ पर आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि ठीक है आप अपने लिए चीजें बनाओ, मतलब हम बात करते हैं इंडिया की, हम अपने देश के लिए हम चीजें बनाएं, पर जैसे मान लो कि हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे मान लो हमारी कोई कंपनी ने, इंडिया की कंपनी ने प्रॉपर यहाँ पे मोबाइल फोन बना लिया, है ना, पूरा कंप्लीटली यहीं का मोबाइल फोन बना हुआ है, हर चीज यहाँ पर बनी हुई है। तो क्या सिर्फ इतना ही इनफ होगा क्या कि हाँ भाई चलो हमारे पास ब्रांड आ गया, अलग अलग ब्रांड के मोबाइल फोन आ गए, क्या इतना ही इनफ होगा क्या?
नहीं। ठीक है, हमारे देश में बना है ठीक है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो रिस्पॉन्स है, उसका जो परफॉर्मेंस है, वो क्या होना चाहिए, वो इंटरनेशनल मार्केट से जो चीजें इंपोर्ट होती है उसके लगभग उससे पैरेलल होना चाहिए, उसकी क्वालिटी भी मैच करनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी होनी चाहिए, तब जाके जो है उसकी तरफ लोगों का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा और वो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट होने से काम नहीं चलेगा, हमको जो वर्ल्ड कंपटीशन है उसको फेस करते हुए, ठीक है, वैसी ही प्रोडक्ट जो है, वैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है या उससे भी बेटर जो है हमको बनाना पड़ेगा। ओके, सो ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से हो गया। आगे देखते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इनकम, नेशनल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे जीडीपी में या इकोनॉमी में, नेशनल इकोनॉमी में, तो वो देखते हैं। सबसे पहला, ओवर द लास्ट 2 decades the share of manufacturing industry have stagnated at 17%, मतलब अटका हुआ है 17% पे ऑफ जीडीपी आउट ऑफ टोटल ऑफ 27% फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अगर हम बात करते हैं टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में अलग अलग आते हैं, जैसे कि माइनिंग और वो सब चीजें भी आती है। ठीक है, तो कंप्लीट जो हमारा इकोनॉमी की हम बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, तो उसमें 27% इंडस्ट्रियल सेक्टर का है तो सही, लेकिन उस इंडस्ट्रियल सेक्टर में से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका 17% है पिछले 2 दशक से, पिछले 20 सालों से। ठीक है, यानी इससे क्या बताया जा रहा है कि दिस इज नॉट अ गुड सिग्नल फॉर दिस पार्ट, है ना, कि वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, पिछले 20 साल से वो 17% पे अटका हुआ है, जबकि इसको बढ़ना चाहिए, है ना। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू ईस्ट, है ना। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। हम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज की बात करें तो उनके कंपैरिजन में वहां पर लगभग जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 25 से 35% तक है, हमारा 17% पे अटका हुआ है। ठीक है, सो भाई उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट डिकेड इज 12%। ठीक है, जो ग्रोथ रेट है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले दशक के लिए वो कम से कम 12% का ग्रोथ रेट होना चाहिए। हाउएवर ओवर द लास्ट डिकेड इट हैज बीन अराउंड 7% ओनली, है ना, 7% पर एनम। तो 7% का हुआ पिछले दशक में, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दशक में जो है वो 12% का हो, ताकि एक बेहतर ग्रोथ जो है वो हो पाए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हमारे जीडीपी को अच्छा कंट्रीब्यूशन दे। ठीक है, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज बीन सेट अप फॉर विद दिस ऑब्जेक्टिव। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो रोल है जीडीपी में बढ़ाने के लिए, इसी ऑब्जेक्टिव के लिए ये जो NMCC है उसको सेटअप किया गया है। आगे देखते हैं भैया कि इंडस्ट्रियल लोकेशन कहां पर होनी चाहिए, इंडस्ट्री की लोकेशन कहां पर होनी चाहिए। तो ये तो बहुत लॉजिकल है। सबसे पहला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट द साइट, कि जहां पर हम इंडस्ट्री सेटअप करने वाले हैं, जो बंदा चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो जहां पर भी हमको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, मान लो मुझे ही इंडस्ट्री सेटअप करनी है इस पर्टिकुलर एरिया में या कहीं भी, तो उस एरिया में प्रोडक्शन कॉस्ट कितना जाएगा, है ना, क्या वहां पर लेबर सस्ता है कि नहीं है, क्या वहां पर लैंड सस्ता है कि नहीं है, क्या वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है कि नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को कंसीडर करते हुए ही चीजों का जो गुड्स बनेंगे वहां पर उसका दाम डिसाइड होगा। अगर हर चीज उसको कम दाम में मुझे अगर मिल गई मान लो, तो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसका दाम भी उतना हाई नहीं रहेगा। तो कहीं पर भी इंडस्ट्री सेटअप करना है तो ये बात का खास ध्यान रखना होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा उस जगह पर। ठीक है, अब मान लो कि अगर कोई चीज ऐसी है, ऐसा इंडस्ट्री है जो मैं गांव की तरफ भी, मैं कुछ रूरल पार्ट में भी मैं उसको सेटअप कर सकता हूँ, वहां के लेबर से भी काम चल जाएगा, और शहरों में भी कर सकता हूँ मैं, और मुझे पता है कि शहरों में लेबर जो है थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली पड़ सकती है, तो मैंने क्या किया, ऐसे में गाँव में सेटअप किया। इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट भी वहां जनरेट हुआ और कम दाम में मेरा प्रोडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट द साइट। मान लो कि जैसे मान लो कि हम बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट की, ठीक है ना, तो उसके लिए कोयला लगता है रॉ मटेरियल। तो अगर थर्मल पावर प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो ठीक है, इसका नहीं लेते, हम शुगर केन वाले का ही केस में लेते हैं। तो अगर मैं शुगर मिल मुझे सेटअप करना है, ठीक है, तो वो मैं कहाँ कर सकता हूँ,
वो कहाँ कर सकता हूँ? क्या मैं जो खेत है या जो जहां पर शुगर केन प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन मतलब जहां पर शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है ना, फार्म में, उसके पास ही अगर इंडस्ट्री सेट करूं, उसका मैन्युफैक्चरिंग शुगर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करूं, तो वो क्या रहेगा? दैट विल बी बेटर, क्योंकि ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं होगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द रॉ मटेरियल, वहां तक रॉ मटेरियल लाने में कितना खर्चा होगा, वो वाला पार्ट भी ध्यान रखना होता है। और एक और बात देखो यहां पर बताया गया है, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो चीज प्रोड्यूस होगी, मान लो शुगर हमने प्रोड्यूस कर लिया, अब उस शुगर को वहां से जब सेंड करना है मार्केट की तरफ, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में कितना कॉस्ट होने वाला है, ठीक है, उस बात को ध्यान रखते हुए भी ये जो इंडस्ट्रियल लोकेशन है वो सेट किया जाता है। एंड फाइनली ऑब्वियसली द डिसीजन टू लोकेट द फैक्ट्री एट द साइट, है ना, वहां पर जो फैक्ट्री लोकेट करना, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट पॉलिसीज और बहुत सारी चीजें भी है जो जिसके बाद ही ये फाइनल डिसाइड होगा कि वहां पर हम सेटअप करें या फिर नहीं। ठीक है, इसके बाद अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, तो जो इंडस्ट्रीज होती है और जो सिटीज होते हैं, अर्बनाइजेशन मतलब अर्बन एरियाज एंड सिटीज, तो ये दोनों चीजें कैसे चलती है? मान लो कि कहीं पर इंडस्ट्री बना, तो तुम मतलब लॉजिकली सोचो कि कहीं पर मान लो बहुत बड़ा फैक्ट्री, बहुत बड़ा प्लांट लगाया गया, किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, भले ही वो किसी टाइम पे वो गांव रहा होगा या रूरल एरिया रहा होगा, पर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे फैक्ट्री बनी है तो धीरे धीरे आसपास में जॉब जनरेट हो रहे हैं, जॉब्स मिल रहे हैं लोगों को, तो क्या होगा, लोग अपने पैसे मिलेंगे तो लोग भी क्या होंगे, डेवलप होंगे, थोड़ा सा एडवांस होंगे, है ना, अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे और डेवलप कर पाएंगे, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आएगी, स्कूल अच्छे बनेंगे, तो ऐसे करते करते क्या होगा, हॉस्पिटल अच्छे बनेंगे, तो वो एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना, यानी वो गांव से हो सकता है शहर बन जाए, यानी वो अर्बनाइजेशन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का भी अपना कनेक्शन तो जरूर है। पहला, एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, अर्बनाइजेशन फॉलोज। ऑब्वियसली कहीं पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो वहां पर अर्बनाइजेशन, अर्बन एरिया में वो ट्रांसफॉर्म तो हो ही जाता है। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, काफी बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज जो है वो शहरों के पास ही लोकेट करते हैं। ठीक है, कारण क्या है भैया, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा होगा ही नेचुरली, और दूसरी चीज ये होगी, कहीं अगर मान लो किसी में कहीं पर स्किल्ड लेबर की जरूरत है तो ऑब्वियसली वो सिटी में ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी उस चीज की। अच्छा, और क्या होता है, cities provide market and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, etc. है ना, तो यहाँ पर सिटीज का और खासियत क्या है, मतलब अगर कोई, मैं चाहूंगा कि मेरा इंडस्ट्री अगर सिटी के पास सेट हो, तो उसका कारण क्या है, तो यहाँ पर बताया गया कि भाई मार्केट पास में है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई फिनिश चीज प्रोड्यूस होगी तो मार्केट नजदीक है, तो अच्छी बात है, वहीं पर ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं लगेगा। ठीक है, और बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बेटर होंगी। ओके, और लेबर भी वहां पर प्रॉपर अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से सिटी को शहरों की तरफ, जो फैक्ट्रीज है उसको शहरों की तरफ सेटअप किया जाता है। और क्या, दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑल्सो गो हैंड इन हैंड। जैसे हमने ये देखा था कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक दूसरे के साथ चलते हैं, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, वैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन का रिश्ता है। इसके बाद मेनी इंडस्ट्रीज tend to come together to make use of advantages offered by the urban cities known as agglomeration economies। तो यहां पर क्या बताया गया है, many industries tend to come together to make the advantages offered by urban centers। ठीक है, मतलब क्या होता है कि काफी इंडस्ट्री जो है वो सिटी की तरफ इसलिए भी आती है या इसलिए भी सेटअप होती है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा एडिशनल एडवांटेजेस मिलते हैं, और ऑब्वियसली उससे जो वहां की इकोनॉमी है वो काफी हद तक इंप्रूव तो होती है। ठीक है, और ऐसे इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, याद रखना। ठीक है, जहां पर अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं, ऐसी इकोनॉमी जो बनती है। ओके, देन वी हैव इंडस्ट्रियल मार्केट लिंकेज। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लो ये सबसे पहले इंडस्ट्री में क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या इनपुट है, तो इनपुट्स क्या क्या है, रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट पार्ट्स। ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए, जो मशीनरी के कंपोनेंट्स है वो सब चीजें चाहिए,
ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या लगेगा, लैंड है ना, जहां पर सेटअप होगा सारा, इसके बाद लेबर कैपिटल यानी पैसा, ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योर्स, और उसके बाद में फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब चीजें जो है, इस मतलब इनपुट तो हमको रॉ मटेरियल सब लगेगा, पर फैक्ट्री सेटअप करने के लिए पैसा चाहिए, लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, और जो उद्योगपति है वो चाहिए, तो वो बेसिकली फैक्ट्री सेटअप हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, मान लो कि प्रोडक्शन हो गया तो फिर नहीं, प्रोडक्शन नहीं, अभी फिलहाल क्या होगा, रॉ मटेरियल को कहां पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट से फैक्ट्री तक पहुंचाना है, रॉ मटेरियल जो है फैक्ट्री तक पहुंचेगा। उसके बाद में जो चीजें आउटपुट में, यानी जो प्रोडक्ट वहां से ऑब्टेन होगा फैक्ट्री में, जो फाइनल गुड बनेगा, उस फाइनल गुड्स को क्या करेंगे, उसको अगेन ट्रांसपोर्ट करके कहां तक भेजना होगा, मार्केट तक भेजना होगा, और मार्केट से जो पैसा ऑब्टेन होगा वो पैसे से प्रॉफिट भी कमाया जाएगा, लोग यहाँ सब इन सब चीजों में लगाया जाएगा ना, रॉ मटेरियल फिर मंगाया जाएगा, फिर कंपोनेंट्स का जो रिक्वायरमेंट है, लेबर, सबको यहीं से पैसा मिलेगा। फिर ये प्रोसेस जो है, ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। इसमें जो फैक्ट्री ओनर है वो पैसे भी कमा रहा है, और उसके जो एम्प्लॉइज है वो भी पैसे कमा रहे हैं, और बेसिकली रॉ मटेरियल भी आ रहा है, और फिर से ये साइकिल चलता रहेगा, है ना। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का हम टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो एक हो सकता है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के बेस पे एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है, जिसका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से आता है ना, जैसे रॉ मटेरियल फार्म से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, कॉटन हो गया, वुलन हो गया या वूल हो गया, जूट हो गया, सिल्क टेक्सटाइल हो गया, रबर एंड शुगर, टी, कॉफी, ये सब क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना। मिनरल बेस्ड कौन सा होता है, जो मतलब वो इंडस्ट्री जहां जिसका रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर से नहीं आ रहा, वो मिनरल से आ रहा है, जैसे कि आयरन एंड स्टील, सीमेंट, ठीक है, एल्यूमिनियम, मशीन, पेट्रोकेमिकल, ये सब क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इसके बाद और भी टाइप्स देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द मेन रोल, क्या रोल वो परफॉर्म करता है वो इंडस्ट्री, तो उस बेसिस पे बेसिक और की इंडस्ट्री, और दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्री। देखो बेसिक और की इंडस्ट्री में क्या है, रोल क्या है यहाँ पर, विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, एग्जांपल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। तो यहाँ पर बेसिक और की इंडस्ट्री क्यों कहा गया है, क्योंकि ये कोई चीज फाइनल, ऐसा नहीं कि कंज्यूमर के लिए कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर ये नहीं रहेंगे तो आगे की कोई इंडस्ट्री नहीं बनेगी, क्योंकि यहीं से जो भी मशीनरी बनने की चीजें हैं, स्टील, आयरन, है ना, कॉपर, एल्यूमिनियम, वो सब चीजें इन इंडस्ट्री से निकल के आती है, ठीक है। तो जो भी मिनरल को प्रोसेस करके और फिर जो मेटल निकाला जाता है, तो वो सब बेसिक इंडस्ट्री में आता है, और फिर इससे मशीन बनेगा, तो ऑब्वियसली आगे कंज्यूमर के लिए मशीनरी आ गई तो चीजें बनेंगी। कंज्यूमर इंडस्ट्री that produce goods for direct use by the consumer like sugar, toothpaste, paper, sewing machine, fan, तो कंज्यूमर को डायरेक्ट यूज करने के लिए, है ना। जैसे सिविंग मशीन जो है वो बनाना तो कंज्यूमर इंडस्ट्री में, क्योंकि वो सीधे वो निकलेगा तो किसके काम में आएगा, कंज्यूमर के काम में आएगा। पर स्टील इंडस्ट्री क्यों नहीं कंज्यूमर इंडस्ट्री में है, क्योंकि स्टील बना के बॉक्स, स्टील का डब्बा या स्टील सिर्फ एक रॉ फॉर्म में क्यूब बना के मतलब नहीं है, उससे कुछ चीजें, कुछ मशीन बनेगी ना जो लोगों के काम में आएगी, तो वो कंज्यूमर इंडस्ट्री में आएगा, ठीक है। तो ये समझ लो। देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लग रहा है उस इंडस्ट्री में। अगर मान लो कि उस इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टमेंट है, इफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से कम दाम अगर लगा हुआ है, तो ऐसे इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। अगर जो कैपिटल वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है, इफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से ज्यादा का किया गया है उस सेक्टर में या उस इंडस्ट्री में, तो उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मान लो मैंने कोई फैक्ट्री खोली है जिसमें जो पैसा लगा, इन्वेस्टमेंट लगी है, वो लेस देन 1 करोड़ है, तो स्मॉल स्केल में आऊंगा मैं। अगर मोर देन 1 करोड़ है तो क्या होगा, दैट विल बी कमिंग अंडर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के हिसाब से अगर बात करें तो फिर उसमें पब्लिक सेक्टर, ये नाउ वी नो दिस, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ये वाला पार्ट आपने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखा होगा। पब्लिक सेक्टर यानी सरकार की भाई चीजें, है ना, ये जो सरकार ऑपरेट करती है, तो दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक भेल, सेल,
अब इसका फुल फॉर्म बताना, भेल और सेल, ठीक है, ये खाने वाला भेल नहीं है, फुल फॉर्म बताना। ओके, प्राइवेट सेक्टर वो होता है जो जिसके मालिक कौन होते हैं, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। दे आर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, लाइक टिस्को है ना, टाटा क्या है, आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन है ना, तो यहाँ पर टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, डाबर इंडस्ट्री है, रिलायंस है, ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर में आता है ना। इसके बाद आता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर मतलब जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें होती है जो सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलके, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मिलके चलाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल है ऑयल। ऑयल का फुल फॉर्म ही है ऑयल इंडिया लिमिटेड, इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। देन वी हैव कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है, आपने कोऑपरेटिव ये टर्म सुना होगा अगेन इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड कोऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्री कौन सी होती है, दे आर ओन्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, जो बंदा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस कर रहा है चीजों को, है ना, या फिर सप्लायर जो है उसी का है, जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है उसी का इंडस्ट्री है, तो वो सब कोऑपरेटिव में आता है, ठीक है। वर्कर्स और बोथ, ठीक है, तो ये सब बेसिकली जो उसके रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन में है या सप्लाई में है या वर्किंग में है, वही लोग मिलके जो है यहाँ पर अगर सेक्टर बना रहे, इंडस्ट्री बना रहे, तो वो इसमें आएगा कोऑपरेटिव में। They pool in the resource and share the profit and losses proportionately, such as sugar industry in Maharashtra, the coir industry in Kerala, ठीक है। तो coir पता है क्या होता है, जो हमारा गद्दा है ना, जो गद्दा जो आप देखते हो, मतलब रुई वाला नहीं, बेड के ऊपर जो गद्दा रहता है जो अलग डिफरेंट, उसमें कोकोनट कॉयर वाला भी रहता है ना, तो नीचे कोकोनट का कॉयर रहेगा और ऊपर जो है वो स्पंज टाइप रहेगा, तो वो वाली चीज बताई जा रही है। तो वो सब बेसिकली केरला में जो कॉयर इंडस्ट्री है या महाराष्ट्र में जो शुगर इंडस्ट्री है, ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर वाली इंडस्ट्री में आता है, क्योंकि जो बंदे प्रोड्यूस कर रहे हैं शुगर केन या जो कोकोनट कॉयर, वही लोग मिलजुल के आपस में ये इंडस्ट्री को चला रहे हैं। ओके, देन वी हैव बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल या फिनिश गुड जो है वो उसका वेट कितना है, क्या वो हैवी है, क्या वो उतना हैवी नहीं है, तो उसके अंदर आएगा। जैसे हैवी इंडस्ट्री में क्या आता है, सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना, इसमें बहुत भारी भरकम क्या आयरन और स्टील प्रोड्यूस ये करना है उसमें, तो वो हैवी इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। ये बताओ सीमेंट किसके अंदर आएगा, क्या सीमेंट यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, जरूर बताना। दूसरा है लाइट इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री क्या होता है, दे आर लाइट रॉ मटेरियल्स, they use light raw materials and produce light goods such as electrical industries, है ना। जैसे मान लो कि रेजिस्टर बनाने वाली कंपनी हो गई, ये जो भी कंज्यूमर, बेसिक कंज्यूमर वाली प्रोडक्शन वाली कंपनी, वो सब लाइट इंडस्ट्री में आता है। हैवी इंडस्ट्री में क्या है, जो जैसे आयरन एंड स्टील हो गया, जो भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, जो भी तुम्हारा सीमेंट वाला है, वो सब इसी में आता है, ठीक है। आज का वीडियो हम यही स्टॉप करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।